उत्तम साहित्य का साथ जीवन को उत्कृष्ट वैभव की ओर लेकर जाता है और वही वैभव आपको इस चैनल से प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से साहित्य की उत्कृष्ट गाथाएं प्रस्तुत हो रही है। तो चैनल पर पहली बार आपने दी है दस्तक तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि साहित्य के सफ़र में आपका और हमारा साथ सदा बना रहे। साहित्य के इस अद्भुत सफ़र में आज जो प्रस्तुत हो रही है वह कहानी है कहानी बालू का घरौंदा। इसके लेखक है प्रसिद्ध कहानीकार ज्ञानचंद बाफना। स्कूटर स्टार्ट करने में गोपाल को बहुत परिश्रम करना पड़ा था। गाड़ियों में अनाज के बोरे लदवाकर गाड़ियों को मंडी की ओर रवाना कर दिया गया था। गांव से शहर की दूरी 10 किलोमीटर है। गोपाल के पूर्वज पीढ़ियों से इसी गांव में रहते आए हैं। उसके पिता के पास अपने पूर्वजों से प्राप्त 15 एकड़ कृषि भूमि थी। कभी मौसम की बेअदबी और कभी पानी की शरारत ने, कृषि के पिछले और पारंपरिक तरीकों ने उन किसानों का जमकर मजाक उड़ाया था, जिसके फलस्वरूप गोपाल की पढ़ाई का खर्चा उठाते उठाते जमीन मात्र 9 एकड़ रह गई थी। स्कूटर की गति के साथ साथ गोपाल के सामने पिछली घटनाएं एक एक कर उभर रही थी। 3 वर्ष पूर्व उसने कृषि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद 1 वर्ष तक वह लगातार प्रयासरत रहा कि कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए। तभी अचानक पिताजी की अस्वस्थता का समाचार उसे मिला और वह गांव पहुंचा तो पैतृक कृषि भूमि पर अपने परिवार की दशा देखकर वह वहीं पर रहने लगा। पिछले 2 वर्षों में लगातार मेहनत, लगन और आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के सहयोग से गोपाल ने न केवल अच्छी फसल ही पैदा की, वरन अपने पिता द्वारा बेची गई कृषि भूमि को पुनः हासिल करने की स्थिति में वह पहुंच चुका था। गोपाल की स्थायी निवास से ग्रामवासी भी प्रसन्न थे। उसके कृषि ज्ञान का लाभ निकटवर्ती ग्रामवासी भी उठा रहे थे। शैलजा के पिता उच्च सरकारी अधिकारी है। जिन दिनों गोपाल नौकरी की तलाश में था, उन्हीं दिनों संयोगवश उनका परिचय गोपाल से हुआ था। गोपाल के सरल शांत स्वभाव तथा उसकी योग्यता उनकी पारखी नज़रों से न छुप सकी। शैलजा उनकी एकमात्र संतान थी। शैलजा को जीवन साथी के रूप में पाकर गोपाल प्रसन्न था, पर 2 ही वर्षों में शैलजा बुरी तरह ऊब चुकी थी। कॉन्वेंट की परीक्षा, शहरी सभ्यता का प्रभाव और शासक प्रवृत्ति का वातावरण उसे प्रारंभ से ही मिला था, और इधर शांत वातावरण, सरल लोग और शहरी सभ्यता से दूर गांव में रहते हुए उसे ऐसा प्रतीत हो चला था जैसे वह किसी जुर्म की सजा भोग रही हो। शैलजा ने भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उसे लग रहा था कि गांव में लगातार रहने से उसका कैरियर नष्ट हो जाएगा। जिस लगन और मेहनत से उसने डिग्री प्राप्त की है, वह पूर्ण रूप से अनुपयोगी सिद्ध होगी। इस बात को लेकर शैलजा और गोपाल में कई बार कहा सुनी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों पूर्व शैलजा ने गोपाल पर दबाव डाला था कि वह उसकी व्यथा को किसी प्रकार से हल करे, परंतु गोपाल ने यह कहकर बात टाल दी थी कि वह बहुत शीघ्र ही इस पर निर्णय लेगा। पिछली रात जब गोपाल
खेतों से लौटकर विश्राम कर रहा था, तब शैलजा ने उससे पूछा था, अब तक तुमने निश्चय ही कर लिया होगा, किस बात का? अनभिज्ञ बनते हुए गोपाल ने जवाब दिया था, देखो, मुझसे उड़ने का प्रयत्न मत करो। मैं कई बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि इस गंदे गांव में रहना मुझे अपना अपमान लगता है। फिर क्या किया जाए? तुम स्नातक हो, यूनिवर्सिटी में तुमने टॉप किया है, प्रशासनिक सेवा के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते? तुम ठीक कहती हो, मैं भी यही चाहता था और इस दिशा में मैंने प्रयत्न भी किए थे, पर यहाँ आने के पश्चात मुझे लगा कि मेरे कृषि संबंधी ज्ञान के उपयोग की यहाँ अधिक आवश्यकता है, और पर इस माहौल में मैं और अधिक नहीं रह सकती। बीच में ही टोकते हुए खिन्न स्वर में शैलजा बोल उठी थी, यदि पढ़ लिखकर गांव में ही अपना जीवन बर्बाद करना हो तो पढ़ाई की आवश्यकता ही क्या है? डिग्रियों की उपयोगिता ही क्या है? क्या तुम सोचती हो कि डिग्री प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य नौकरी पाना है? हाँ, तुम किस प्रकार की नौकरी पसंद करती हो? उच्च प्रशासनिक पद, सरकारी बंगला, वाहन और शहरी वातावरण? जिस प्रकार की नौकरी की चर्चा तुम कर रही हो, वैसी नौकरी को मैंने कल्पना भी नहीं की। और यदि वर्तमान परिस्थिति में हम अपने माता पिता के साथ रहकर उन्हें आराम पहुंचा रहे हैं तो तुम्हें तो प्रसन्नता ही होनी चाहिए, समझाते हुए स्वर में गोपाल ने कहा था। गोपाल, तुम्हें गांव में रहना मुबारक हो, मैं तो यहाँ रहना भी पिछड़ापन समझती हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पापा अपने पद के प्रभाव से तुम्हें अच्छी नौकरी दिला सकते हैं, पर शैलजा, नौकरी तो अपनी योग्यता के बल पर ही प्राप्त होना चाहिए। मैं मानता हूँ तुम्हारे पापा सक्षम हैं, पर मैं इस प्रकार की नौकरी को अनुचित समझता हूँ। ऐसा करो, तुम कोई अच्छा सा व्यापार ही कर लो, पर व्यापार करने के लिए मेरे पास पैसा और अनुभव दोनों ही नहीं है। गोपाल के गले में बाहें डालकर शैलजा ने कहा था, मेरी बात मानो, तुम पूरी जमीन बेच दो और शहर में कोई अच्छा सा व्यापार कर लो। मनुष्य के पास वस्तुएं संचित करने की शक्ति हो, सांठ-गांठ करने की क्षमता हो तो सफलता निश्चित है। गोपाल शैलजा की ओर देखता ही रह गया था। कुछ क्षणों पश्चात बात को समाप्त करने के इरादे से उसने विनोदी स्वर में कहा था, शैलजा, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे लिए वर ढूंढते समय पापा की पहली शर्त थी कि लड़का व्यापारी नहीं होना चाहिए? शैलजा ने अनसुनी करते हुए कहा, देखो गोपाल, मुझे बातों में उलझाने का प्रयत्न मत करो। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अच्छी प्रशासनिक नौकरी या व्यापार, इन दोनों में से तुम्हें एक को चुनना ही होगा। गांव के तंग वातावरण में रहना मेरे लिए कठिन है। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पापा के पास चली जाऊंगी। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, स्वयं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। यह कहते हुए शैलजा का चेहरा तमतमा गया था। गोपाल के विचारों को अचानक झटका लगा। शहर की सीमा से लगी हुई लालाजी की दुकान के सामने भीड़ जमा थी। उत्सुकतावश स्कूटर किनारे खड़ी कर वह भी वहां पहुंच गया। लालाजी एक सफल व्यापारी के रूप में प्रख्यात है। उनकी ईमानदारी एवं सरल स्वभाव का ही सुपरिणाम था कि उनका प्रतिष्ठान सदा ग्राहकों से भरा रहता था। लालाजी के सामने एक दरोगा जी कागज पर कुछ लिख रहे थे। लालाजी गिड़गिड़ाते हुए बोले थे, हजूर, हम उत्पादक नहीं हैं,
जिस रूप में हमारे पास सामग्री आती है हम वैसे ही उपभोक्ता को दे देते हैं। लगता है किसी ने हमारे बारे में झूठी शिकायत की है। हमसे भूल हो सकती है पर हमारी नीयत कभी खोटी नहीं हो सकती। आप प्रतिष्ठान की खाद्य वस्तुओं का परीक्षण करना चाहते हैं पर परीक्षण भी तो मानव हाथ ही करते हैं। कृपया हमारी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाली कार्यवाही न करें। देखो, हमारा काम हमें करने दो। सही गलत देखना हमारा काम नहीं है। हमको भी तो अपना कोटा पूरा करना पड़ता है। कागजों में नजर गड़ाए ही दरोगा जी कड़क कर बोल रहे थे। लालाजी जैसे प्रतिष्ठित व्यापारी की इस दयनीय स्थिति को देखकर गोपाल के व्यापारिक मन को धक्का लगा था। शैलजा के साथ हुई बात याद आते ही उसके होठों पर मुस्कान फैल गई थी। अप्रैल से जून तक का समय शादी का मौसम कहलाता है। परंपरागत रीति रिवाज, रूढ़िवादिता तथा भौतिकता की होड़ सीमा लांघती नजर आती है। फलस्वरूप कई वस्तुओं की कमी होने लगती है। गोपाल की गाड़ी में पेट्रोल बहुत ही कम बचा था, अतः मंडी का कार्य पूरा कर वह सीधे उस ऑफिस में पहुंचा जहां से वह 2-4 लीटर का ही सही परमिट प्राप्त कर सके। बाबू साहब ने टेबल पर गोपाल की अर्जी रख दी थी। साहब चेंबर में थे। कुछ समय के बाद चेंबर में एक ऊंची आवाज उठी। देखो मिस्टर, तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ। पिछले 1 सप्ताह से मैं तुम्हारी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझसे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं जिन्हें संभवतः देश के प्रतिनिधियों के समक्ष रखा जाना है। इस संबंध में मैंने तुम्हें पूर्ण रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए थे। मेरे ऑर्डर को तुम ओबे नहीं कर सकते हो। यदि तुमने कल तक अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो तुम्हारी सीआर स्पाइल ही समझना। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया था। एक धीमा परंतु करुण स्वर प्रति उत्तर में उभरा था। एक्सक्यूज मी सर, आई एम रियली सॉरी फॉर डिले। बड़े साहब ने भी कुछ रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए थे, इसलिए लेट हो गया हूँ सर। मैं सुबह तक आपको पूरी रिपोर्ट दे दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे पूरी रात ही क्यों न जागना पड़े। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। चेंबर से साहब बाहर आ रहे थे। जिस व्यक्ति द्वारा चीख उठाई गई थी उसे देखकर गोपाल चौंक पड़ा था। वह और कोई नहीं, वही दरोगा जी थे जिनके सामने उसने लाला जी को गिड़गिड़ाते देखा था। गोपाल वापस गांव लौट रहा था। उसके मस्तिष्क में विचारों की श्रृंखला उठ रही थी। वह सोच रहा था कि पढ़ाई का मूल उद्देश्य क्या नौकरी ही पाना है? प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए, क्या यह संभव है? क्या पढ़ाई का संबंध ज्ञानार्जन और स्वावलंबी बनने से परे है? गोपाल को विश्वास हो चला था कि व्यापार, कृषि और नौकरी अपनी इच्छा, योग्यता और संयोग पर आधारित है। यदि शिक्षा को मात्र नौकरी के ध्येय से ग्रहण किया जाता है और उपाधि प्राप्त करने के पश्चात यदि हम स्वयं को नौकरी का अधिकारी मानते हो तो यह निश्चित ही दिशाहीन और उद्देश्यहीन शिक्षा प्रणाली का परिणाम है। इस प्रकार का उद्देश्य बालू पर दीवार बनाने की क्रिया मात्र है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की जड़ों को ये स्थिति खोखला कर सकती है। गोपाल सोच रहा था कि यह कैसी करुण स्थिति है कि मेरी पीढ़ी खेतों में कार्य करने से कतराने लगी है। मिट्टी और पानी में कार्य करना इसे अपना उपहास लगता है। क्या कृषि के बिना मानव और शहर का अस्तित्व संभव है?
कितना अच्छा हो कि उपाधि हमारे जीवन को और हमारे माध्यम से राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सहायक हो। गोपाल ने घर में प्रवेश किया। गोपाल की प्रसन्न मुद्रा देखकर शैलजा को खुशी हुई। उसे लगा गोपाल ने स्वयं को मानसिक रूप से नौकरी अथवा व्यापार के लिए तैयार कर लिया है। परंतु गोपाल इसलिए प्रसन्न था क्योंकि उसने उपाधि का सही अर्थ समझ लिया है। उसे आत्मविश्वास हो चला कि शैलजा उसकी मानसिक स्थिति से निश्चित ही सहमत हो जाएगी। आखिर वह भी तो स्नातक तक पढ़ी लिखी है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।